हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज कुछ गरम क्वेश्चन की बात करनी है। ठंडे ठंडे बहुत हो गए, ठीक है ना। हॉट्स की बात करेंगे। बाबू, हमने ना 2 बार एक ही चैप्टर को कर लिया है खत्म। कई बच्चों ने बेटा पूरे 2 बार किया, कईयों ने बेटा आखिरी बार में अच्छे से किया। सर, अभी मेरे को लगता है सारे हॉट्स क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कोई भी दूर से दूर तक क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपसे। ठीक है जी। बेटा, स्टार्ट करूंगा मैं। शुरू में थोड़े से बड़े क्वेश्चन पकड़ूंगा, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन बाद में देखेंगे बिल्कुल आखिरी में। पहले सब सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने। प्रणित, सामने। बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बेटा इनमें से ये बताना है कौन कौन से फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट। देखो बेटा, हाथ पकड़ सकता हूं, ठीक है जी, 4-5 खुद करा दूंगा, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में 2-3 मुद्दे चाहता हूं कि आप भी डिस्कस करो। ठीक है जी, आपसे भी पूछा जाए, आप भी बता सकते। ठीक है। तो बाबू, सबसे पहले बात करते हैं सैलरी टू मैनेजर ऑफ अ कंपनी। बेटा, मैं सैलरी दे रहा हूं कंपनी के मैनेजर को, बेटा इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करूं, 1 करूं, 500 करूं, 50 करूं, अगर मैंने उसको रख लिया 25,000 रुपए महीने पर, तो 25,000 रुपए महीना ही जाएगा। चाहे बेटा 4 छुट्टियां हो जाए, चाहे बेटा 10 छुट्टियां हो जाए, चाहे बेटा मैं रोड प्रोडक्शन कर लूं और कितना ही कर लूं, फिक्स कॉस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। अब सेकंड पॉइंट इज वेजेस टू द कैजुअल लेबर। बेटा, कैजुअल लेबर का मतलब समझते हो, जो जो लेबर दिहाड़ी पर आती है। ज्यादातर केस में मैं यही करता हूं भाई, जितनी यूनिट बनाएगा उसके हिसाब से पैसे ले चाहिए। मैं ऐसे लोगों की सैलरी पता कैसे देता हूँ, कैजुअल लेबर और परमानेंट लेबर में यही अंतर होता है। परमानेंट लेबर है 25,000 रुपए महीना, कैजुअल लेबर है तेरी सैलरी कितनी है, 100 रुपए पर यूनिट। जितनी यूनिट बना मल्टीप्लाई कर ले 100 से, उतना ले जा। तो बाबू, ऐसी अगर वेजेस में दे रहा हूं अपने कैजुअल लेबर को, तो वेरिएबल कॉस्ट है। 0 यूनिट बनाएगा 0 मिलेगा, 1 बनाएगा 100 मिलेगा, 2 पे 200, 3 पे 300, 4 पे 400, 5 पे 500। डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा है, सर फिक्स कॉस्ट। बेटा, मैंने एक बार इंश्योरेंस ले लिया, मान लो इस बिल्डिंग का, मैं एक बच्चा पढ़ाऊं, 2 पढ़ाऊं, 10 पढ़ाऊं, 100 पढ़ाऊं, इंश्योरेंस कंपनी आके देख रही है, उसे क्या मतलब। चाहे कुछ ना पढ़ाऊं, 1 यूनिट बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, नहीं बनाऊं, फिक्स कॉस्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाओ जी। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, अगेन वेरिएबल कॉस्ट। मैंने तो एग्जांपल में भी वेरिएबल कॉस्ट में पहले तो लेबर और फिर रॉ मटेरियल ही दिया हुआ है। बेटा, अगर मैं कहूं कि मैं प्रोड्यूस करता हूं चेयर, एक चेयर प्रोड्यूस करूंगा, एक चेयर पे 100 रुपए का रॉ मटेरियल आता है। 2 करूंगा तो 200 का आएगा, 3 करूंगा तो 300 का आएगा। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, यही तो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। बाबू, शुरू की 4 बातें डन। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्टपेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फोन, अगेन फिक्स कॉस्ट। जान किसने बोला पोस्टपेड कनेक्शन? पोस्टपेड में ऐसा होता है ना, इतना तो मिनिमम बिल आएगा ही आएगा। पोस्टपेड कनेक्शन में ऐसे ही होता है ना, किसी भी कंपनी का ले लो, इतना मिनिमम बिल आएगा आएगा, चाहे मैं यूज करूं कि ना करूं। तो भैया, अगर मेरे को एक मिनिमम बिल देना ही है, चाहे मैं 0 यूनिट बनाऊं, चाहे 1 बनाऊं, चाहे 2 बनाऊं, चाहे 3 बनाऊं। हाँ, मैं एक मेरी तरफ देखना, एक बात को ये भी समझने की कोशिश करना। मैंने बेटा एक कनेक्शन ले लिया इंटरनेट का, ठीक है, हर महीने पे कर रहा हूँ। अब मैं एक भी बच्चा पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, 2 पढ़ाऊं, 3 पढ़ाऊं, क्लास अपलोड करूं ना करूं, ये कॉस्ट तो मेरे पर फिक्स्ड हो गई ना, ये तो इंकर होनी होनी है हर मंथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 5 बातें डन। बेटा, अगली 5 आप खुद से सॉल्व करेंगे एक बार, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा। ठीक है जी। बेटा, कोशिश करो कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं चाहूंगा बेटा आप खुद से भी एंटरटेन करो। अगले 5 फटाफट से कर लो बेटा, करते हैं डिस्कस। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। बेटा, अगर मैंने बोरोइंग करी और उसका ब्याज दे रहा हूं,
तो बेटा वो तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, फिक्स कॉस्ट है। 0 यूनिट बनाओ तब भी ब्याज जानी है, 1 बनाओ तब भी जानी है, 2 बनाओ तब भी जानी है, हमेशा ही जानी है, कॉस्ट फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट। आपको पता है बेटा जब आप इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाते हो उसके एक मिनिमम चार्जेस रहते हैं, पता है ये बात कि मिनिमम इतना बिल तो आएगा ही आएगा, कुछ कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं उधर रेंट पर था और मेरा एक अलग मीटर लगा हुआ है, वहां पर लगा हुआ था सर, कोविड की इन्वॉल्वमेंट हो गई, 3-4 महीने तो जाके भी नहीं देखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिजली का बिल नहीं आया, एक मिनिमम बिल आया और देना पड़ा। और वो मिनिमम बिल बेटा फिक्स्ड कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल होता है कि 0 यूनिट बनाई तो भी है, 1 यूनिट बनाई तो भी मिनिमम तो देना ही है, 2 बनाई तो भी देना है, 200 बनाई तो भी देना है, ठीक है ना। लेकिन इसने मिनिमम की बात नहीं पूछी, इसने बोला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेट, मिनिमम के बाद जो आता है इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, वो किसका एग्जांपल है, वो वेरिएबल कॉस्ट का। अब आप खुद सोचो, मान लो जो मिनिमम मेरा यहाँ का मीटर का बिल आता है वो तो आता ही होता है, ठीक है जी। अभी सर्दियां हैं, सॉरी अभी गर्मियां हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एसी भी चला रहा हूँ, सारे फैंस चला रहा हूँ, सब ट्यूबलाइट सब कुछ चला रहा हूँ। सर यूनिट ज्यादा फूक रही होगी, ज्यादा यूनिट पे ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी, ज्यादा बिल आएगा। अभी सर्दियां आने दो बेटा, एसी बंद हो जाएंगे, सारे फैंस बंद हो जाएंगे, सब ट्यूबलाइट है और ये अपना सिस्टम का जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो है, कहीं ना कहीं यूनिट कम हो जाएंगी, बिल नहीं लगता आपको कम हो जाएगा। अगर बेटा लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बेटा मेरा बिल वेरी कर रहा है तो वही तो वेरिएबल कॉस्ट है। सेम बात मैं कहूं, मैंने मशीनरी चला रखी है, बस 24 घंटे चला ही रखी है, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन कर ही जा रहा हूँ, सर जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ। और मैं कहूं मैं तो 8 ही घंटे चलाता हूँ, उसके बाद 16 घंटे मशीन बंद रहती है, तो कम प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मशीनरी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो कम आ रहा होगा। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल होता है अगर मिनिमम चार्जेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कोई भी कॉस्ट इंकर करे, और अगर मिनिमम की बात करो तो फिक्स कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग टू द लैंडलॉर्ड, फिक्स कॉस्ट। किसी की कोई परेशानी है सर, प्रॉब्लम लूं बस, सब फिक्स कॉस्ट है, ये समझ में आया, प्रोडक्शन करोगे ना करो, रेंट देना है तो देना है, ठीक है जी। आगे बढ़ाओ, कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, समझदार को इशारा काफी। अगर मैं अपने किसी मैनेजर को ऐसे कमीशन देता हूं कि जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो उसके हिसाब से तेरी कमीशन इतनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने उससे कह दिया तेरी कमीशन है, प्रोडक्शन मैनेजर है, वो पेन कब लेगा, ज्यादा प्रोडक्शन कब कराएगा, जब मैं कोई ना कोई इंसेंटिव दूंगा, मैंने लालच दिया, मैंने कहा जितनी यूनिट बनेंगी मल्टीप्लाई कर लियो 50 से, उतनी तेरी कमीशन है। अब देखो कैसे काम होता है, अब भैया एम्प्लॉय के सर पे बैठ जाएगा, खुद प्रोडक्शन कराएगा। अब मान लो एक ही यूनिट बनी तो 50 ले जा, 2 बनी तो 100 ले जा, 3 बनी तो 150 ले जा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वेरी नहीं कर रही विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। एंड लास्ट वन, पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द मशीनरी, अगेन बेटा वेरिएबल कॉस्ट। बाबू मशीनरी से ज्यादा काम लोगे, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे कम फ्यूल लगेगा, वेरी नहीं कर रही विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी की भी 10 में से, दोबारा रिपीट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया आगे, पक्का से चलो बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, अगर पेपर में आ जाए तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। मुझे लगता है 6 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन से अच्छा तो ऐसे क्वेश्चन देते ही बंदा, पूरे चैप्टर की नॉलेज टेस्ट। व्हाई डस एएफसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मैंने कराया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है, ये भी बताया था, कभी एक्स एक्सिस भी टच नहीं होगा, कभी वाई एक्सिस टच नहीं होगा। बेटा एक्स एक्सिस क्यों टच नहीं होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता, एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकती। एएफसी को जीरो करने के लिए क्या करना है बेटा, एफसी हमेशा बराबर होती है टीएफसी अपॉन क्यू के, बेटा टीएफसी को जीरो करो, एफसी तब जीरो करो, ये कभी जीरो होती नहीं, एफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ऐसी तो शेप है। सर अगर ये जीरो हो जाए, यही तो है जीरो लाइन, यही तो ओरिजिन की लाइन है, तभी तो टच करेगा, जीरो ही हो नहीं सकता, तो टच ही नहीं करता, ये ऐसे बनता है। और मैंने बैच में भैया सब बिल्कुल ईमानदारी से डिस्कशन किया, आप आए हो तो पक्का बताऊंगा आपको। आगे बढ़े,
चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं। Why does TVC curve start from the origin? Because at zero level of output, total variable cost is also zero. तभी तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। टीवीसी कैसा होता है? इनवर्स एस शेप्ड कर्व होता है, लेकिन स्टार्ट तो ओरिजिन से होता है। जीरो यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट पे कितनी? जीरो। अगर मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो लेबर को एक भी रुपया क्यों दूंगा? अगर मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो रॉ मटेरियल क्यों खरीदूंगा? ठीक है जी, आगे बढ़े। बेटा कहता है बाय एसी एबीसी एंड एमसी कर्व आर यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि अल्टीमेटली टीवीसी अगर आप देखो तो वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से इनवर्स एस शेप्ड कर्व है, ठीक है ना, और उसकी वजह से टीसी भी इनवर्स एस शेप्ड कर्व है, अगेन वो भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर बेस्ड है, और इन दोनों पर बेस्ड है सारी कॉस्ट, सारी कॉस्ट, ये सब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। कहीं कोई कॉस्ट होती है फिर गिरती है और फिर भागती है। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ जी। Why are the gap between TC and TVC remains constant with rise in output? क्यों बेटा TC और TVC का गैप कांस्टेंट रहता है? Because it is always equivalent to TFC। ये TC किसके बराबर होता है? TVC प्लस TFC, ठीक है ना, यानी कि TC माइनस TVC इज इक्वल टू TFC। कह रहा है इन दोनों का गैप हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बेटा TFC के बराबर होता है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट है। और अगर आपको याद हो रिलेशन तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये सेम पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़ सकते हैं आगे, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। Why does AC curve lie above the ABC curve? Because AC include AFC too। AC कर्व ABC से क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसमें FC भी शामिल है, उसमें थोड़ी AFC शामिल है, ठीक है ना जी। कुछ पूछना है पूछ सकते हो बेटा, बढ़ते हैं ना यहाँ आगे, समझ आ रही है सारी बात? सर आ जाएगा पेपर में कर दोगे? चलो, why does TC curve and TFC curve start from the same point above the origin? बेटा कह रहा है why does the TFC curve and TC curve, ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व, कहता है स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से। क्यों? बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TFC सॉरी TVC इज जीरो। आप खुद सोचो, जब जीरो आउटपुट बनाता हूं TVC जीरो होती है। अगर ये जीरो होगा, जितना TFC होगा, मेरे एग्जांपल में 12 था, उतना ही तो TC होगा, तो सेम पॉइंट पे तो होगा शुरू। आपको याद है TC TVC और TFC के रिलेशन का तीसरा पॉइंट? मैं बता देता हूं, याद नहीं आता तो ब्रश अप कर देता हूं। मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यही था। TVC and TC is inverse S shaped curve। तीसरा पॉइंट था at zero level of output TC is always equals to TFC because TVC is zero। वही बात से तो निकली है ये पॉइंट। वो पूछ रहा है TC और TFC कर्व ओरिजिन से ऊपर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन से ऊपर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो भैया एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TVC जीरो होता है, TVC जीरो होगा तो जितना TFC होगा उतना TC होगा, सेम पॉइंट से तो स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? छह के छह डन, बढ़ाएं बात को आगे। चलो बेटा बढ़ाते हैं बात को आगे फटाफट से, 1 मिनट का पॉइंट है, अच्छा है, कर देते हैं खत्म। द टू इनवर्स एस शेप्ड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। आगे नहीं पढ़ते, मैं आपसे पूछता हूं, उसने कहा दो इनवर्स एस शेप्ड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कौन से हैं दोनों इनवर्स एस शेप्ड कर्व? TC और TVC। भैया मैं तो इनकी शेप तक रटवा रटवा के थक गया, जिनको याद है उनको याद है, TC और TVC। बहुत बढ़िया। कहता है मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 50। कहता है इन दोनों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है, 50 का ही रहता है हमेशा वो डिस्टेंस। समझदार को इशारा काफी। इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा TFC, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। TFC कभी बदलता थोड़ी है, 12 12 12 12 12 12, मेरे एग्जांपल यहाँ 50 50 50। कहता है विच कॉस्ट इज इंडिकेटेड बाय 50? हैट्स ऑफ टू यू। कौन सी कॉस्ट? TFC। 50 किस कॉस्ट के बारे में चल रही है बात? TFC के बारे में चल रही है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द टू इनवर्सली एस शेप्ड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। कहते हैं ये भी आइडेंटिफाई कर दो कौन से दो इनवर्स एस शेप्ड कर्व है, TC एंड TVC। क्वेश्चन बनाने वाला मास्टर माइंड
लेकिन तुम अगर अच्छे से समझ रहे हो बेटा, हर शेर को एक दिन सवा शेर मिल जाता है, तो इनको भी मिल ही जाएगा बहुत जल्दी, और यहीं से निकलेगा। ठीक है ना बेटा बात? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं बेटा क्वेश्चन बाद में, 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ। कल वैसे मैं कर चुका हूं सेम बात, भूल मत जाना, मैं सेम बात कर चुका हूं कल बेटा। ये जो मैंने ना कल वैसे रिलेशन बताई, सबसे पहले एसी और एमसी की, देन एबीसी और एमसी की, देन बेटा जब मैं रिलेशन बता रहा था ना एसी और एबीसी की, तो मैंने कहा था मैं यहाँ 5 पॉइंट बोल रहा हूँ बच्चों, और मैंने कहा था अगर एसी एबीसी और एमसी में रिलेशन आ जाए तो बेटा यहाँ बस 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 5 पॉइंट सेम है। याद है आपको? जब बेटा रिलेशन बताई पहली एसी और एमसी के बीच की, तो बेटा आपको बता देता हूं डायग्राम एमसी का कुछ ऐसा और एसी का कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था इसकी रिलेशन और इसकी रिलेशन के सब पॉइंट सेम है, एसी को रिप्लेस कर देना बस एबीसी से, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा था इसके डायग्राम में पेच है, बाद में बताता हूं। और आखिरी में मैंने यही बताया अगर एमसी कर वैसे बनता है, एसी कर बेटा, सॉरी एबीसी कर बेटा ऐसे बनता है, बोला था ना। अगर एमसी कर वैसे बनता है तो कहा था एबीसी कर वैसे बनता है, लेकिन मैंने कहा था रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट का जिक्र नहीं होता। रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है व्हेन एमसी इज लेस देन एबीसी, एबीसी फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, then MC is equals to ABC when ABC at its minimum, when MC is greater than ABC, ABC again tend to rise with the rise in output। बता, मैंने तो सब कुछ बताया भैया, आप देखो आप कितना पढ़ते हो, ठीक है ना जी। सर अगर अभी भी मतलब इतना रिवाइज करने पर भी मतलब मेरे को अगर इतना बताना पड़ रहा है ना, तो यार कहीं ना कहीं आप पढ़ नहीं रहे घर पे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे ईमानदारी से, जानी साथ ईमानदारी है। घर से कितना रिवाइज किया आज देख लो, थोड़े दिन बाद पता क्या होगा, भैया समझ नहीं आ रहा यार, भैया बढ़िया नहीं पढ़ाते, भैया तो पढ़ाते नहीं बाबू, आप बहुत बढ़िया पढ़ते हो, बात ये है। ये क्वेश्चन ना आज बैच में सेम क्वेश्चन तीसरी या चौथी बार होता है, और तीसरी भी बार एक भी बच्चे का हाथ नहीं उठता। टीचर आर ऑलवेज टू बी ब्लेम्ड। मुझे लगता है हम हैं ब्लेम होने के लिए भाई, तुम तो भी पढ़ते नहीं कर सकते यार। छोड़ो, आओ जी। यार कभी कभी पता क्या लगता है, हमारी जिंदगी ना सच में कैंडल की तरह है, दूसरों को रोशनी जरूर दे देंगे लेकिन हम खत्म हो जाएंगे तब तक। मेरी एक टीचर से डिस्कशन हो रहा था कल, नहीं इट इज नॉट जोक यार, कई बार ना आप खुद इतना मेंटल स्ट्रेस में होते हो आप दूसरों को बता नहीं पाते। टीचर से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस किसी के पास नहीं होता। आगे बात ना काश भाई से पूछ के देख लेना, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं रात को ही क्रिकेट खेलने आता हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँ ना, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा बहुत जल्दी, 2-3 दिन में। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, इतना मेंटल स्ट्रेस रोज का होता है, इतने बच्चों को हैंडल करना इज नॉट अ जोक। और यार मेरे को लगता है मेरे को, मैं एक्सपर्टीज हूँ, लेकिन ना यार आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते टीचर की लाइफ की। भाई साहब आप एक दिन जिंदगी जी के देखो, फैमिली को भी लगता है क्या प्रोफेशन है ये, क्या चूज कर लिया। 11:30 बजे भी एक क्वेरी का ही मैसेज आएगा, सुबह 4 बजे भी क्वेरी का मैसेज आएगा, जिस दिन बच्चे का पेपर होगा 5 बजे भी कॉल आ जाती है। टीचिंग इज नॉट अ 5-6 आवर जॉब, इट इज अ फुल टाइम जॉब भाई, बहुत मेहनत लगती है। कभी किसी का पेरेंट्स का फोन आ जाता है ना, आप मोड में भी नहीं होते, मैं 2:30 बजे आया 8 बजे फ्री हुआ, पेरेंट्स का फोन आ गया, आप सोचो कैसा लगेगा आपके फादर को, अगर 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे दुकान पे होके आए। सर दुकान और वैसे इस चीज में बहुत फर्क है, क्योंकि ना मेंटल स्ट्रेस है, सारा काम दिमाग का है। 6 घंटे में घर से पढ़ के आता हूँ, 6 घंटे पढ़ाता हूँ, 12 घंटे में हालत खराब है, 8 बजे पेरेंट्स का फोन आ जाता है, हम पेरेंट्स को ही नहीं कह सकते ये अभी नहीं बात करता, मन नहीं होता। पर कभी कभी ऐसा होता है, पौना घंटा पूरा खाना खा लिया फोन पे बात करते करते, मम्मी भी डांट रही, घर वाली अलग डांट रही, कर क्या रहे भाई, ऐसा क्या नोट कमाने में व्यस्त हो। अब उन्हें कौन समझाए ये नोट नहीं कमाए जा रहे। पर पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते भाई साहब, बच्चे को तो फिर एक बार मना कर दो,
किसी एक्सटेंड पे इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है यार। आप समझो, आप घर जाके नहीं पढ़ोगे मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं सब कुछ करा दूं, आपके दिमाग में डाल दूं। अगर मेरा ऐसा बस चलता है यार, मैं अपना पूरा ज्ञान देने को तैयार हूं। एक टीचर ही है और उसके बाद माँ बाप है जो चाह रहे हैं मेरे से ज्यादा तरक्की करे मेरा बच्चा। यार वो स्टूडेंट ही है जो टीचर का रिकॉर्ड ना तोड़ पाया। मैं कभी क्यों चाहूंगा मुझसे कम आए भाई, मुझसे बहुत ज्यादा लाओ, मुझे अप्रिसिएशन आपके नंबर में मिलेगा। पढ़ो घर जाकर। चलो बेटा, ये देखना जरा फटाफट से। बाबू प्लीज अब बिल्कुल छोड़। ये देखो जी बेटा, ये जो कर्व ए दिखाई दे रहा है ना, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो तीनों को देखो बेटा, तीनों यू शेप्ड कर्व है, पहले ये देखो। और एक बार मन से दिमाग लगाओ, यू शेप्ड कर्व कौन कौन से होते हैं। टीएफसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू शेप नहीं है। टीवीसी इनवर्स एस शेप, टीसी इनवर्स एस शेप है नहीं। टीएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है नहीं। एबीसी यू शेप्ड कर्व है, एसी यू शेप्ड कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट एमसी यू शेप्ड कर्व है। ये तीनों ही होंगे और कोई है ही नहीं। सबसे ऊपर लाए करता है एसी। ए क्या? एसी बेटा। देन एमसी कर्व है सी, ये एमसी कर्व है बेटा। और एबीसी इसके साथ मिलकर चलता है, इनिशियली एमसी से ऊपर होता है बेटा। यहां से आपको पता लगेगा कि ये फिलहाल मार्जिनल कॉस्ट ब्लू लाइन से ऊपर है, ये मर्जेंटा लाइन। इनिशियली एबीसी बड़ा होता है, एमसी इज लेस देन एबीसी, रिलेशन का पहला पॉइंट ये था। तो बेटा ये बी एबीसी है, ए एसी है, और बेटा ये सी एमसी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी थी? पक्का से घर आगे बढ़ते इससे बहुत अच्छा क्लियरिटी होती और मुझे बताते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बेटा आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई द 3 शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, तीनों हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ाओ। Why all the 3 curves are U-shaped? अभी डिस्कस किया law of variable proportion, due to law of variable proportion. Why does the distance between curve A and curve B falls with rise in output? बेटा कह रहा है ये कर्व A और कर्व B की डिस्टेंस क्यों बेटा कम होती चली जा रही है जैसे जैसे आउटपुट कम होता चला जा रहा है। Will they coincide with at any लेवल ऑफ आउटपुट? क्या ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बेटा किसी लेवल ऑफ आउटपुट पे? चलो सर, अगर मेरे को याद कराना हो, वैसे ना मैंने बहुत बार याद कराया शेड्यूल दिखा दिखाकर, एबीसी और एसी का ना डिस्टेंस हर लेवल पे कम होता चला जाता था। मैं आपको बता देता हूं, प्लीज सामने देखो क्यों होता जा रहा है, वो ये पूछ रहा है। अच्छा ये आपको याद है कि कम होता चला जाता था? मैंने हमेशा बताया कि बेटा पहले लेवल पे डिस्टेंस था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 18 था और ये 6 था। मैंने कहा 12 का डिफरेंस है। अगले पे 6 का रह गया था, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2.4 का। मतलब मैंने इतनी बार बोल दिया कि मुझे डिफरेंस भी याद आ रहा है कि इसका कितना कितना था। ठीक है जी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है कि डिस्टेंस कम है, हो रहा है क्यों कम है। मुद्दा ये है कि डिस्टेंस कम क्यों होता चला जा रहा है बेटा इन दोनों कर्व के बीच। मैं आपको अच्छा से क्लियर कर देता हूँ। एक बात बताओ बेटा, आपको पता है एएफसी कैसे बना? फटाफट से डिस्कस कर। एएफसी कैसे बना? टीएफसी अपॉन क्यू। प्लीज सामने देख लो यार, प्लीज सामने देख लो। बाबू एएफसी कैसे बना? टीएफसी अपॉन क्यू। आपको पता है टीएफसी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, 12 12 12 12 12, और आउटपुट बढ़ता चला जाएगा 1 2 3 4 5 6। यार न्यूमरेटर कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। बेटा ये गिरती भी कॉस्ट आएगी, गिरती भी कॉस्ट आएगी यार। 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, गिरी नहीं क्या? 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, गिरी नहीं क्या? गिर रही है कॉस्ट। आपको बता देता हूं ये कॉस्ट ऐसी थी बेटा, पहले इनफिनाइट थी, 12.0 था। ठीक है जी, ये कॉस्ट ऐसे गिर रही थी, गिर रही थी ये कॉस्ट, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए सुनना। उसने पूछा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्यों गिरता चला गया। बेटा आप ये भी समझो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर किसके होता है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, किसके बराबर है बेटा? एएफसी के। और बेटा एएफसी फॉल होता है विद राइज इन आउटपुट, इसलिए गिर रहा है, इसलिए गिर रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही है बात?
आगे बढ़ सकते हैं? चल लो बेटा, ये क्वेश्चन सच में मुझे सबसे तगड़ा लगा, सारे हॉट्स में से सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। यह काम करते हैं, इसको अभी बात के लिए बचा लेते हैं, इसको बात के लिए बचा लेते हैं, बाकी सब सीक्वेंस से पढ़ते चले जाते हैं। बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अगेन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। वो कहता है आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल केसेस। बेटा सबसे पहला टॉपिक मैंने चैप्टर शुरू करा कॉस्ट करा, घर सीधा बैठो सामने ध्यान दे। सबसे पहला टॉपिक मैंने जब स्टार्ट किया कॉस्ट करा, अगला ही टॉपिक इससे जुड़ा हुआ था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या था एक्सप्लिसिट कॉस्ट? क्या होती है बेटा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। बेटा अगर आप एक्चुअली में लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को पे कर रहे हो, एक्चुअली में जा रहे हैं जेब से पैसे, तो वो तो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अगर वो जाए नहीं क्योंकि आप खुद ही मालिक हो, जैसे कि लैंड के मालिक खुद ही हो, तो रेंट किसको देना? वो एक्चुअल में ना जाए पर लेकिन हम उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें, तो बेटा उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद आ रही है बात? अब बेटा मुझे इतने सारे केसेस दिए, 9 दिए, पर मेरे को ना बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैं ना एग्जॉस्ट हो जाता हूं। मतलब इतना भाषण देने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो नल्लो। बाबू 9 बातें हैं, 5 मेरी 4 तुम्हारी। ठीक है जी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आइडेंटिफाई करना, मैं टाइम नहीं दूंगा। 5वां खत्म करने के बाद छठा किसी बच्चे के ऊपर नंबर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, बी वेरी केयरफुल। जो ज्यादा तंग करेगा नंबर उसका बैठेगा। चलो जी बेटा, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। कहता है एन इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ अ शॉप टेकन ऑन रेंट। एक इंडिविजुअल खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है उस शॉप का जो उसने रेंट पर लिया है। प्लीज सामने देखना, दो ही चीजों का जिक्र है। देखो बेटा 4 तरीके के बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। प्लीज सामने देखना बेटा, उसने का शॉप रेंट पे ली, यानी कि लैंड रेंट पर है। क्या मैं इसको एक्चुअली में पे करूंगा रेंट? जब उसने बोल दिया शॉप ऑन रेंट है, तो ये तो बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। और उसने बोल दिया आप ही ओनर हो, आप ही मैनेजर हो। मैनेजर आप हो यानी कि लेबर आप खुद ही हो, और तो कोई लेबर आई नहीं, और किसी का जिक्र तो नहीं हुआ। उसने जानबूझ के कहा ना मैनेजर हो मतलब लेबर आप ही। अगर लेबर आप ही हो तो बेटा अपने आप को एक्चुअली में पे करोगे क्या? एक्चुअली में तो नहीं पे करोगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। फटाफट सकता हूं बात ओके। मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी इन चारों में से 2 आए ना, जितने पार्ट है लगभग सब में 2-2 तो है, किसी किसी में 3 हो जाएंगे, किसी किसी में आखिरी में जाओगे। ठीक है, देखें ढंग से। मैं ये सोच के आया हूं एक क्वेश्चन कम कराऊंगा होट्स का, पर कराऊंगा जितने कराऊंगा बहुत तरीके से कराऊंगा। कल हो जाएंगे, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं, कोर्स तो मेरा बहुत तेज चल रहा है। ठीक है जी, चलो बाबू। कहता है आप हर पॉइंट ढंग से सुनना, क्योंकि नंबर आपका है 6th में। अ प्रोड्यूसर बोरोस मनी एंड ओपन अ शॉप। कहता है प्रोड्यूसर ने मनी बोरो करी, मतलब लोन लिया और दुकान खोल दी। कहता है शॉप प्रेमाइसेस इज ओन्ड बाय हिम। कहता है लेकिन जो शॉप का प्रेमाइसेस है, वो जो लैंड थी, वो आप खुद ही ओन करते थे। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आप कह सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग तो आपकी थी, लेकिन आपने जो मनी बोरो करी ना, मतलब वो सामान डालने के लिए बोरो करी और दुकान शुरू की। ठीक है, दुकान अपनी थी बनी हुई, ठीक है जी, लोन लिया, दुकान के अंदर सामान डाला, फर्नीचर फिटिंग कराया और काम शुरू कर दिया। ठीक है, इधर देखना जी प्लीज सामने। बाबू इस बार लैंड आपकी अपनी है, उसने बोला ना प्रेमाइसेस आपका, तो बेटा अपने आप को कोई रेंट दोगे? एक्चुअली में तो नहीं दोगे, पर इकोनॉमिक्स कहती है निकाल लो, कॉस्ट में जोड़ दो, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, लेबर की बात ही नहीं हुई, कैपिटल की बात हुई, लोन पर आया पैसा। एक्चुअली में इंटरेस्ट देंगे क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट नहीं देंगे, बोरो करा है, देंगे? एक्चुअली में देंगे? कौन सी कॉस्ट? सर कुछ चीजें ना किताब नहीं समझा सकती, एक्सपीरियंस समझा सकता है। कोई किताब करती हो ऐसे लिख कर सॉल्व, मैं कहता हूँ ऐसे लिख लेना कभी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट, मैं फंसा के दिखाऊं। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया का कोई क्वेश्चन मुझे दिखाओ ऐसा जो आपको पसंद है। इसमें सिर्फ ये लिख देना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उसके बाद देखना कौन फंसाता है।
बाबू थर्ड वन कहता है अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट हिज ओन सेविंग इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक प्रोड्यूसर ने अपनी सारी सेविंग ले दी बिजनेस शुरू करने के लिए एंड एम्प्लॉयज अ मैनेजर टू लुक आफ्टर इट। एक मैनेजर रख लिया उसका ध्यान रखने के लिए। समझ आ रहा हो? मैनेजर रख लिया, लेबर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, मैनेजर रख लिया, लेबर रख ली, एक्चुअली में पे करोगे, करोगे कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट। और कहते हैं अपनी सारी सेविंग लगा दी बिजनेस शुरू करने में, कैपिटल किसकी है? आपकी खुद की। कैपिटल किसकी है? आपकी खुद की। पे करोगे अपने आप को, इम्प्लिसिट कॉस्ट। फायदा लगेगा अगर आप ऐसे लिखोगे तो पक्का, वरना सोच नहीं पाओगे इतनी जल्दी। आगे बढ़ो जी। अ फार्मर टुक अ फार्म ऑन रेंट। फार्मर ने फार्मिंग लैंड रेंट पर ले ली एंड कैरीज ऑन फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर। और फार्मिंग कर रहा है फैमिली की हेल्प लेकर। सर फार्म लैंड रेंट पर ले ली, एक्चुअली में पे करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेबर पूरा परिवार लगा हुआ है, एक्चुअली में पे नहीं करना, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब थोड़ी स्पीड बढ़ गई होगी, आपने देखा होगा पहले पॉइंट से लेकर चौथे तक में स्पीड बढ़ गई, पांचवें में और बढ़ेगी और सिक्स में आपने बताना है। बाबू फिफ्थ, अ प्रोड्यूसर बोरो मनी एंड स्टार्ट अ बिजनेस। लोन पर पैसा उठाया, बिजनेस शुरू करा। ही हिमसेल्फ लुक आफ्टर द बिजनेस। वेरी गुड। लोन पर पैसा उठाया, कैपिटल लोन पर आ रही है, एक्चुअली में बैठ जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हिमसेल्फ लुक आफ्टर द बिजनेस, लेबर आप खुद ही हो। इम्प्लिसिट, अपने आप को कोई पे नहीं कर रहा, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी बस वो निकाल। पांचवा पे डन, चार आपके। ठीक है जी, आधो ने तो नीचे की चार पढ़नी शुरू कर दी थी, ऊपर की तो कोई पढ़ ही नहीं पाता। ठीक है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई साहब। कहता है अ वुमन बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक, स्टार्ट अ बिजनेस इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय हर, शी मैनेज द बिजनेस हरसेल्फ। मुझे लगता है यहीं बना देते हैं, अब पेज पलटने की वो नहीं करते, अब तीन तीन आने शुरू हो गए। पता नहीं बाबू किस्मत में क्या लिखा है, जब तक मैं कर रहा था तब तक दो, जब आपने करना तीन। सब कर्मों का हिसाब है बाबू, जिसके जैसे कर्म वो वैसे भुगत रहे। मैं दो दो भुगत रहा था, तो तीन तीन भुगतो। जसप्रीत कहता है अ वुमन बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड स्टार्ट अ बिजनेस। पहले इतने के बारे में सोचो, उसने बोरो करी मनी और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कैपिटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इस पे जो ब्याज जाएगा वो एक्सप्लिसिट है, पक्का से। बेटा बताया नहीं जाने का अपनी बारी में, ठंड रख आएगा नंबर। मैं तो तभी तरीके से कभी पूछता नहीं, अगर तेरे को इतनी क्यूरियोसिटी है बताने की तो बाबू अभी चार क्वेश्चन और पढ़े, इस पर बेचती क्यों टेंशन ले रही थी? और कहेगी चार और बना के देता हूं। हाँ जी बाबू, कहता है स्टार्ट अ बिजनेस इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय हर। बिल्डिंग उसकी खुद की है, लैंड पर जो रेंट जाना है वो एक्चुअली में तो नहीं जाना। ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्रियांशी सामने देख लो बेटा, नंबर आपका भी आज। हाँ वो तो भी पता लगेगा। शी मैनेजेस द बिजनेस हरसेल्फ, बिजनेस खुद मैनेज कर रही है, मतलब लेबर खुद दे रही है सारी सर्विसेज। तो बाबू एक्चुअली में वेजेस थोड़ी जाएंगे, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, पक्की बात। हाँ जी, आप ही आ जाओ। सेवेंथ वन, a chartered accountant starts accounting services in the office owned by him। पहले इतना ही कर लो बाबू, अपने ही ऑफिस में बिजनेस शुरू करा है, लैंड पर जो रेंट जाएगा वो एक्चुअली में तो नहीं जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे, एंड बाय इन्वेस्टिंग हिज ओन सेविंग, कहता सारा अपना पैसा लगा के शुरू करा बिजनेस। कैपिटल एक्चुअली में इंटरेस्ट तो जाएगा नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ही एम्प्लॉयज असिस्टेंट फॉर दिस पर्पस, लेबर एक्चुअली में जाएगा, अब वेजेस ये क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, हाँ भाई आ तू आ, आओ जी, किसी के अरमान बाकी ना रह जाए, आ जाओ जी बेटा। एक तो वन पढ़ो जी, एक सेकेंड मैं पहले लिख ही लूं। A person starts a taxi service. A person starts a taxi service. The taxi is financed by a bank. टैक्सी बैंक के लोन से आई है। कैपिटल एक्चुअली में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
ही हिमसेल्फ ड्राइव्स द टैक्सी, टैक्सी खुद चलाता है जी। लेबर, एक्चुअली में किसी को वेजेस नहीं देनी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। he also pays annual license fees to the government। बेटा इस ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में नहीं आता, लेकिन नॉन फैक्टर इनपुट है। देखो फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट की भी बात करी थी। कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एंड द नॉन फैक्टर इनपुट, ये होते हैं फैक्टर इनपुट। इसके अलावा कुछ भी आ जाए सब नॉन फैक्टर इनपुट है। कहता है गवर्नमेंट को पे करनी है एनुअल फीस, एक्चुअली में तो पे करनी पड़ रही है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बस वो बात अलग है कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में नहीं आया। ठीक है जी, हैव डन। नाइन्थ वन, लास्ट वन। अन्य, a person start a goods transport business, he purchase a goods carrier using partly his own saving partly borrow money। कहता है जो ट्रक खरीदा वो कुछ तो अपने पैसों से खरीदा और कुछ लोन के पैसों से खरीदा। कैपिटल, और कैपिटल में बेटा दोनों बातें हैं, कुछ पे एक्चुअली में ब्याज जाएगा और कुछ पे नहीं जाएगा। तो बेटा जिस पे जाएगा वो एक्सप्लिसिट, जिस पे नहीं जाएगा वो इम्प्लिसिट। ठीक है बाबू, he drives the carrier himself, खुद चलाता है लेबर, इम्प्लिसिट। वेरी गुड, ठीक है जी बाबू। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पर बेस्ड। आज का लास्ट, आज का लास्ट। ठीक है जी, कल के लिए रह गया थोड़ा सा मुद्दा रह गया, 3-4, कोई दिक्कत नहीं, कल देखते हैं 3-4। बाबू 10th वन कहता है फाइंड आउट, एक काम कर रही दिक्कत, फ्रेश माइंड से करते हैं। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।